जी क्लास, जो मैंने आपको टास्क दिया था अभी, वो टास्क क्या था कि आपने सुपर मार्ट का एक जेक्ट एरे बनाना है जिसमें आपके पास 5 काउंटर्स हों। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इसी के अकॉर्डिंगली कोड राइट डाउन किया है। सुपर मार्ट का जेक्ट एरे बनाया, डाटा टाइप फ्लोट रखी है और यहाँ पे मैंने उसके साइज कितना दे दिया, नंबर ऑफ एरेज 5। और 1 बाय 1 एन एरेज को भी साइज को मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से इनिशियलाइज करवा दिया। मेरे पास जो आप एरेज इंडेक्स 0 पे होगी उसमें 4 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, जो एरे इंडेक्स 1 पर होगी उस पर 3 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लूँगी। यूजर से इनपुट हम कैसे लेंगे, फॉर इंट n is equal to 0 is equal to 0 semicolon n is less than supermart डॉट लेंथ, यानी कि यहाँ पे ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्या शो करेगा, जो मेरे पास 5 है। तभी ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे n प्लस प्लस। और यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि हम आसानी से समझ आ सके कि इनपुट क्या जा रहा है। इनपुट रो और हम ठीक है, और यहाँ पे हम क्या वैल्यू दे देते हैं, n+1। n+1 क्योंकि हमारे पास एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और काउंटर हमारा 0 तो होगा नहीं, काउंटर 1 2 3 4 5 होगा, इसलिए जो n की वैल्यू 0 है मैंने 1 से ऐड करवा दी, तो ये मुझे क्या देगा, इनपुट अमाउंट फॉर काउंटर 1। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे। इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फॉर int j is equal to 0 semicolon j is less than, जो हमारे पास सुपर मार्ट वाली एरे थी, सुपर मार्ट n कॉमा लेंथ, यानी कि अब ये n है तो 0, यानी कि ये 4 टाइम्स चलेगा एक दफ़ा, फिर उसके बाद दोबारा n में इंक्रीमेंट होगा, n 1 हो जाएगा, तो ये सुपर मार्ट 1 के लिए कितनी दफ़ा चलेगा, 3 टाइम्स। n डॉट लेंथ सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, यहीं पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट सम इज इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं इनपुट लूँगी। इनपुट कैसे लेंगे हम, सुपर मार्ट आई दूसरे ब्रैकेट में j इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट, क्योंकि हमारे पास फ्लोट है तो कन्वर्ट डॉट सिंगल कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। n
ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सम के वेरिएबल में अपडेट कर रही हूँ। सम इज इसी लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी वैल्यू यूजर इसमें ऐड कर रहा है। पहले यूजर से इनपुट लो और वो वैल्यू सम में ऐड होती चली जाए, और जैसे ही एक काउंटर ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दे कंसोल डॉट राइट लाइन sum of this counter is 0, comma sum। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ब्रैकेट रह गया है, ये वाला फॉर बंद हुआ, ये हाँ, ठीक है। इनपुट अमाउंट फॉर काउंटर वन, हाउ मच पेड बाय कस्टमर वन, यानी कि काउंटर भी वन है और कस्टमर भी वन है, और बैक एंड पे इसका इंडेक्स 0 0 चल रहा है। ठीक है, मैंने कह दिया लेट से 1000। हाउ मच बिल पेड बाय कस्टमर टू, काउंटर वन ही है, अब इसका कस्टमर टू ने कितना अमाउंट पे किया है, लेट से मैंने कहा 15। ठीक है। हाउ मच बिल पेड बाय कस्टमर थ्री, कस्टमर थ्री का मैंने कह दिया कि 500। हाउ मच बिल पेड बाय कस्टमर फोर, 3000। ठीक है, सम ऑफ दिस काउंटर इज 6000। इसने क्या किया, 3000 3000 ये बनने थे हमारे पास, 2500 इसका सम करके दे दिया। ठीक है, 6000। फिर अब ये क्या कर रहा है, अब काउंटर चेंज हो गया, काउंटर टू, हाउ मच बिल पेड बाय कस्टमर वन, मैंने इसको दे दिया 150। कस्टमर टू का भी मैंने दे दिया 150, 300 होगा ये। फिर नेक्स्ट मैंने दे दिया 400, टोटल बन गया 700। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये प्रीवियस वाले काउंटर में ही ऐड करता चला जा रहा है। सम ऑफ दिस काउंटर इज 6700, यानी कि 6000 में ही इसने ये 700 भी ऐड कर दिए। तो इसके लिए अब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि जैसे ही आपके पास आउटर स्टार्ट हो, मतलब रॉ स्टार्ट हो, नया एरे चले, तो ये सम को दोबारा से 0 कर दे, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू थी सम की उसको यहाँ पे प्रिंट करवाए 6000, जो फर्स्ट वाला केस था। 6000 प्रिंट होने के बाद जब ये वापस ऊपर जाए, आउटर में जैसे इंक्रीमेंट हो, तो फिर ये सम की वैल्यू दोबारा से 0 कर दे। तो फिर अब जब ये नया काउंटर की वैल्यू आएगी, वो फिर 0 से सम में ऐड करेगा। इसको दोबारा रन करके देखते हैं। हाउ मच बिल पेड बाय कस्टमर, 200, 300, 500 हो गया। फिर मैंने इसको दे दिया अनदर 500, 1000 हो गया, 200। ठीक है, 1200। फिर इसने कहा एंटर इनपुट अमाउंट फॉर काउंटर टू और कस्टमर वन। ठीक है, इस पे मैंने अमाउंट दे दिया लेट से 10, 20, 30। तो अब इसने मुझे क्या दिया, 60, यानी कि अब हर दफ़ा ये हर काउंटर की मुझे चेंज वैल्यू देगा। और अगर आप ओवरऑल हर काउंटर का सम भी चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो कि आप चाहोगे अलग अलग काउंटर का भी सम बताए और ओवरऑल एक और सम भी बताए। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, इसकी वैल्यू कर दो फ्लोट, टोटल सम इज इक्वल टू 0, और टोटल सम की वैल्यू क्या करवाओ, जहाँ आप सम इज इक्वल टू करवा रहे हो यहीं पे आप करवा दो टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस जो सम ऊपर वाला आ रहा है, और इसको आप लूप के बिल्कुल एंड में प्रिंट करवा दो कि हर काउंटर में से टोटल कितना प्रिंट आ रहा है। अलग अलग क्या करना था मतलब,
ज़रा आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग? देखो अगर मैं अलग अलग नहीं करूंगी ना, यहाँ पे मैंने सम को दोबारा से ज़ीरो करवाया है कि जैसे काउंटर चेंज हो सम दोबारा से ज़ीरो हो जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सम ज़ीरो नहीं करवाऊंगी तो ये जो फर्स्ट काउंटर का जो 5 या 4 एम्प्लॉय कस्टमर का जो सम था, नेक्स्ट काउंटर का सम भी उसी सम में ऐड होता रहेगा, क्योंकि सम की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे 1200 हो गई है ना। 1200, ये फर्स्ट वाले काउंटर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1200। ये ये रहा, ये 1200, ये वाली 1200। तो अगर मैं इस 1200 को, जब फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इनर ब्रेक हुई, आउटर पे जाएगा, आउटर में एक का इंक्रीमेंट करेगा। अब काउंटर टू हो गया, काउंटर टू के लिए भी फिर वो मुझसे दोबारा इनपुट लेगा और वो इनपुट को उसी प्रीवियस सम में यानी कि 1200 में ऐड करता चला जाएगा। मैं तो काउंटर बाय काउंटर सम चाह रही हूँ ना, कि हर काउंटर में कितना सम हुआ, इसलिए मैंने इसको लिखा कि जैसे काउंटर चेंज हो तो सम को दोबारा ज़ीरो कर दो। तो अब ये सम की वैल्यू जो काउंटर टू का सम है, जितने कस्टमर्स आए हैं उसको ज़ीरो से ही ऐड करेगा। इसी वजह से मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। और अगर आप चाह रहे हैं कि साथ भी होना चाहिए, साथ का मतलब ये है कि एट द एंड वो मुझे टोटल सम दे दे कि हर काउंटर का जो सम आया है अलग अलग उन सबको सम करके दे दे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टोटल सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने ज़ीरो कर दिया। और इसकी वैल्यू मैंने क्या करवा दी, इसकी वैल्यू मैंने कर दी कि टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करो और जो सम ऊपर वाला आ रहा है वही सम इसमें ऐड होता चला जाए। और जब ये सम ऐड होता चला जाएगा तो एट द एंड दोनों लूप्स के बाहर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगी, तो ये मुझे टोटल बिल बता देगा कि हर काउंटर का सम करके कि ये रिजल्ट आ रहा है। तो एज अ प्रोग्रामर आप जितना चाहें अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सुपर मार्ट की एक बिलिंग की एग्जांपल कर लिया है। डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है, टर्म एक्सपेक्टेड कहीं कुछ हमारा का इशू है। बहरहाल तो ये ऐसे होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर scenario based questions like this in your exam paper. टोटल आप दोनों लूप से बाहर, इनर से भी और आउटर से भी। तो ये हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सम ऑफ ऑल काउंटर, सम ऑफ ऑल काउंटर्स, ठीक है, ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल सम। असाइनमेंट 4 में एरे तो नहीं है, एरे का तो मैंने कोई असाइनमेंट ही नहीं दिया। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी मैं आपको एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसको रन करके देख लेते हैं। हाउ मच बिल, इसको स्मॉल अमाउंट में रखते हैं, 10 10 10 एंड 15। तो ये कितना हो जाएगा, 30 45। ठीक है, 45। काउंटर टू पे कस्टमर ने हम लेट से कह देते हैं 100, 200, 300 हो गया एंड 200, ये 500। सो 545 कितना होना चाहिए, 545। याद रखिएगा 545। फिर इसमें नेक्स्ट हम कर देते हैं 55, 600 हो गया, 600, 100, 700 एंड फिर 700 में फिर 100, 800, 850, 50,
50,000 sum of all counters. ये नहीं आ रहा सम। असाइनमेंट 4 समझा, सैम्पल पेपर ही है आपका, बस उसमें एरे इंक्लूड नहीं है। असाइनमेंट 4 बहुत ट्रिकी है, उसी तरीके का फाइनल पेपर बनेगा। तो आप समझेंगे असाइनमेंट 4 इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम। टोटल सम मेरे पास पहले क्या आएगा, सम ऑफ दिस अमाउंट 45, फिर हो जाएगा 45 प्लस 500 545, हाँ हाँ समझ आ गई। ये बाहर होना चाहिए, लूप से बाहर हो, उसके बाद फिर हम इसको रन करें। जी, फंक्शंस पे मैप करके और लूप्स के थ्रू उसको सिनेरियो बेस्ड बनाना है, बार बार करके। डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस तरीके का सिनेरियो बनाना है। इसको दोबारा रन करते हैं। 10 20 30 50 10 20 30 80 10 100 10 110 120 130 150। अब सही दे रहा है, क्योंकि वो लूप के अंदर था और बार बार सम को उसी वैल्यू को बार बार ऐड करते हैं, इसलिए मैंने लूप से बाहर कर दिया। अच्छा जी, अब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर आप वीडियो दोबारा से व्यू कर सकते हैं। फाइनली आज हमारे पास एरेज का टॉपिक खत्म हो गया है। either 1D array, 2D array and jagged arrays। ओके, शेयरिंग हो रही है क्लास, पीडीएफ फाइल भी हो रही है, बुक आपकी। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की क्लास कैसे वर्क करती है, कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और स्ट्रिंग के साथ हम कौन से डिफरेंट मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर। अब जब मैं उस कैरेक्टर को फॉर्म करती चली जाऊंगी, या एरे ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो अ स्ट्रिंग। अगर मैं कह रही हूँ एक मेरे पास कैरेक्टर एरे है जिसमें मैंने एलिमेंट दिए एच, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड एलिमेंट ई, थर्ड एलिमेंट एल, फोर्थ एलिमेंट एल एंड 5 एलिमेंट ओ। तो ये मेरे पास जब मैं फॉर्म करूंगी तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। A string is a sequence of characters stored in a certain address in memory, जो कि मेमोरी में जाके एक एड्रेस पे स्टोर होता है। कैरेक्टर जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, जिसमें हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, जबकि स्ट्रिंग में मोर देन वन, क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, डॉट नेट मेम्बर ईच कैरेक्टर हैज हर कैरेक्टर जो हम इंसर्ट करते हैं उसका एक सीरियल नंबर होता है जो यूनिकोड टेबल से होता है। उससे पहले आस्की वैल्यू यूज होती थी, आस्की 7 एंड देन 8, लेकिन उसके आपके पास कैरेक्टर रेंज कम थी। आस्की 7 में 128 कैरेक्टर्स की स्पेस थी, जिसमें आपके पास लोअर केस, अपर केस, जैसे हम कह रहे होते हैं कि स्मॉल ए जो है वो 97
उसका जो है वो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, ये वो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है कि हर कैरेक्टर के बैक एंड पे उसका एक कोड है जो हम यूनिकोड कह रहे हैं। यूनिकोड से पहले की जो स्कीम यूज होती थी दैट वाज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहले ASCII 7 था, यानी कि 2 की पावर 7, उसमें आपके पास 128 कैरेक्टर्स की जो है वो स्टोरेज पॉसिबल थी। फिर उसके बाद ये रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो बढ़ रहे हैं, हमारे पास नंबर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, तो आस्की की रेंज 7 से बढ़ा के 8 कर दी गई। 2 की पावर 8, 256 कैरेक्टर्स आ गए आपके पास। लेकिन अब 256 कैरेक्टर्स में आपके पास ये जो डिफरेंट इमोजीज हैं और डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए फिर आस्की को चेंज करके यूनिकोड स्कीम आई जो 16 बिट और 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लगा लें कि 2 की पावर 32 बिट्स में कितनी रेंज आ जाएगी। इट मीन्स कि हर रेंज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैरेक्टर सेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। विद अवर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स वी कैन कैलकुलेट दैट कोड स्टेबल स्टोर 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65536 कैरेक्टर्स आ गए। यानी कि अगर आप 16 बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 16 बिट में आपके पास कितने कैरेक्टर्स की स्पेस आ गई? 65536 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद होगा। जिन लोगों का रह गया सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज फ्री। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास द सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास। अगेन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रिंग की क्लास यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो सिस्टम की नेम स्पेस के अंडर है। द क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। सिस्टम मीन्स नेम, मेन नेम स्पेस। जो हम जैसे विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं तो सबसे फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? यूजिंग सिस्टम। उसका करने का पर्पस क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं बाय डिफॉल्ट उनको एक्सेस करने के लिए आपको सिस्टम का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। The class system.string enable us to handle strings in C sharps. कोई भी string आपने डिक्लेयर करनी है, किस तरीके से string डिक्लेयर करेंगे? string का कीवर्ड, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, आगे डबल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग आपने उसमें एज एन इनपुट पास करनी है। सो सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, फिर वेरिएबल का नेम होगा, एंड देन आपके पास क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्ट्रिंग लिटरल आप एज एन इनपुट देना चाह रहे हैं। तो जब आप स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो सी शार्प स्टोर करेंगे तो ये मेमोरी में जाके किस तरीके से स्टोर होगी? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो इसका एडवांटेज ओवर कैरेक्टर एरे क्या है कि कैरेक्टर एरे बनाने से बेटर है कि हम इस तरीके से स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो सी शार्प करें, जो कि एक इजीएस्ट वे है और सिंपल है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वन बाय कैरेक्टर इंसर्शन होगी। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पूरी दे दी और ये पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एट अ टाइम एक ही दफा में स्टोर कर देगा। अगर हम कैरेक्टर एरे लेंगे तो वन बाय वन वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली फिल इन करेगा। हाउएवर कुछ एडवांटेजेस भी हैं जहाँ पे उस सिनेरियोज में हम कैरेक्टर एरे यूज कर रहे होते हैं, और अगर कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ आपने स्ट्रिंग यूज करनी है तो वहाँ पे फिर स्ट्रिंग की क्लास यूज करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर एरे, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। Strings are very similar to the character arrays, but unlike them, they cannot be modified. हम strings को modify नहीं कर सकते। modify नहीं, कैसे नहीं कर सकते? Let's say यहाँ पे एक string declare की हमने, string str is equal to abcde। ठीक है, abcde एक string declare की, then एक character ch लिया और उसमें string 1 पास कर दी। str1 यानी कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, सो str1 पे क्या पड़ा है? b। सो ये बी कहाँ रख देगा? कैरेक्टर सी एच में, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो एट अ टाइम एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है। अगर मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर दूंगी तो ये एरर देगा। इसीलिए मैंने क्या किया है? एस टी आर का 1। सो एस टी आर के 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है? 0 पे ए स्टोर है। ठीक है, 0 पे मेरे पास ए है और 1 पे क्या है? बी। तो ये बी कहाँ असाइन कर देगा? सी एच को। सो सी एच इज इक्वल टू बी। अगर मैं कहूँगी एस टी आर वन इज इक्वल टू ए, यानी कि एक स्ट्रिंग में मैं एक कैरेक्टर पास करवा रही हूँ ए, तो ये मुझे एरर देगा।
और अगर मैं कह रही हूँ CH इज इक्वल टू STR50, यानी कि STR50 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो CH में रख दो, तो क्या एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आएगा कि 50 तो मेरे पास रेंज ही नहीं है। इस स्ट्रिंग की रेंज कितनी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं आउट ऑफ रेंज जब कोई वेरिएबल रखवाना चाहूंगी CH में, तो तब भी ये मुझे एरर देगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बहुत आसान है स्ट्रिंग। मैं इसकी जो वर्ड फाइल मैंने आपको सेंड किया लेक्चर बना के, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो उससे भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल किस तरीके से वर्क कर रही है, क्लास पेपर हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लें क्लास के एंड में या नेक्स्ट क्लास में, या पेपर में आपको फिर व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगी पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो सब पेपर में आएंगी। टिल द लास्ट क्लास हम जो जो कंटेंट पढ़ेंगे वो सब पेपर में आएंगे। और आएंगे किस तरीके से, मैं इस तरीके से नहीं कहूँगी राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल जो इजीली नेट से मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं दूंगी मैं टोटली लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको सोचना पड़े, और वो नेट पे भी अवेलेबल नहीं होंगे, रन टाइम सिनेरियोज होंगे। ठीक है, पेपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आराम से डिटेल से। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल गिवन है स्ट्रिंग्स की। यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू, आगे पूरी स्ट्रिंग पास हो गई, दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, जो चीज़ डबल कोट के अंदर होगी वो पूरा ये स्ट्रिंग कंसीडर होगी। देन नेक्स्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, क्या प्रिंट होगा, मैसेज इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। देन कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज डॉट लेंथ इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर जो चीज़ होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और इस जीरो की जगह क्या आ जाएगा, मैसेज डॉट लेंथ। तो ये काउंट करेगा इसकी लेंथ, और क्या लेंथ हमें बता देगा, 31। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये इसने 31 मुझे इसकी लेंथ रिटर्न कर दी। देन अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन से कैरेक्टर है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लूप लगाई फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन मैसेज डॉट लेंथ, आई जब तक मैसेज डॉट लेंथ से लेस देन है जब तक आई में इंक्रीमेंट करो, और कंसोल डॉट राइट हैंड पे क्या प्रिंट हो जाए, आई कॉमा मैसेज ऑफ आई, यानी कि फर्स्ट पे क्या आपके पास प्रिंट हो, मैसेज ऑफ 0, इस तरीके से प्रिंट होगा मैसेज। ये जो मैसेज है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे 0 है, 0 की जगह क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, इज इक्वल टू 1, 1 पोजीशन पे क्या प्रिंट होगा, मैसेज ऑफ आई, यानी कि इस स्ट्रिंग पे 0 कैरेक्टर पे जो 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू है दैट इज टी, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 31, कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा, मैसेज ऑफ 1, यानी कि आई इज मैसेज ऑफ 1, यानी कि मैसेज ऑफ 1 पे क्या रखा है, एच, एंड सो ऑन वन बाय वन सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे पास जो स्ट्रिंग हमने फॉर्म की है उसके सारे के सारे कैरेक्टर वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई ऐसी चीज था जो समझ नहीं आई हो? स्ट्रिंग्स का टॉपिक तो बहुत आसान है, इजी टॉपिक है। अब जो हमारा एक टॉपिक रह गया जो टफ है दैट इज रिकर्जन। डेट टाइम तो आसान है बहुत, डेट टाइम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वो भी स्ट्रिंग्स की तरह ही है। फाइलिंग भी इतना मुश्किल नहीं है। रिकर्जन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसको समझाने के लिए मैं सोची हूँ कि पहले पूरा एक लेक्चर मैं बना लूँ अपने पास। हाँ जी, क्लास एंड होगी तो फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास आगे बढ़े। अच्छा, अगर आप स्ट्रिंग्स में स्केपिंग का यूज करना चाह रहे हैं तो आप स्केप भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे,
स्ट्रिंग कोड इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है वो लिखें, उसके बाद बैक स्लैश डबल कोड। सो विद इन अ स्ट्रिंग अगर आप बैक स्लैश और डबल कोड के अंदर कोई चीज़ राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि ये यूज़ हो रहा है, सो ये चीज़ जब स्ट्रिंग को आप प्रिंट करवाएंगे तो इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते वक्त ये इस स्ट्रिंग में डबल कोड भी मेंशन करेगा लाइक दिस, बुक टाइटल इज इंट्रो टू सी शार्प। तो यहाँ पे बैक स्लैश डबल, सिमिलरली आप स्लैश टी भी यूज कर सकते हैं। स्लैश टी इज यूज फॉर टैब। स्लैश टी क्या करेगा, आपको टैब देगा, एक जो टैब कीबोर्ड का होता है स्पेस देगा, 4 स्पेसेस। अगर मैं स्लैश एन कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करता है, बुक टाइटल इज, और नेक्स्ट लाइन पे जाके इंट्रो टू सी शार्प। तो आप escape सीक्वेंसेस भी यूज कर सकते हैं। स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर टैबिंग, एंड सिमिलरली बैक स्लैश डबल कोट, तो ये चीज़ डबल कोट के अंदर आ जाएगी। इसी सिमिलरली बैक स्लैश सिंगल कोट, जो चीज़, और फिर उसको क्लोज भी करना होगा उसी सीक्वेंस में। जिस तरह बैक स्लैश डबल कोट, जो चीज़ इसके अंदर लिखनी है वो लिखें, लाइक इंट्रोडक्शन टू सी शार्प, उसके बाद फिर बैक स्लैश डबल कोट। डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, डिक्लेयर आप स्ट्रिंग को कैसे करेंगे, स्ट्रिंग एंड देन नेम ऑफ स्ट्रिंग। ये str इन्होंने नेम दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी वैलिड नेम। जैसे ही हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगी, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू अभी नल होगी, विच मीन्स नो वैल्यू, अभी कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं हुई। अब जब तक हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, जब तक इसकी वैल्यू नल रहेगी। ठीक है, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग, 3 डिफरेंट वेज हैं आपके पास स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के। बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, डायरेक्ट डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू देनी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ अनदर स्ट्रिंग, किसी और स्ट्रिंग की वैल्यू पास करवाना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेशन विच रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और कोई ऐसा ऑपरेशन भी आप जो है उसकी वैल्यू पास करवा सकते हैं जो स्ट्रिंग को रिटर्न करे। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, सेटिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। सेटिंग अ स्ट्रिंग लिटरल क्या होगा, स्ट्रिंग वेबसाइट इज इक्वल टू, आगे जो आपने स्ट्रिंग देनी है वो डबल कोट के अंदर आप रिप्रेजेंट करना है। या आपने स्ट्रिंग लिटरल मीन्स कोई भी डायरेक्ट वैल्यू, जैसे मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, सो 10 इज अ लिटरल, जो भी डायरेक्ट वैल्यू मैं उसको दे रही हूँ। असाइनिंग वैल्यू ऑफ अनदर स्ट्रिंग, सेकंड मेथड आपके पास क्या है, स्ट्रिंग सोर्स इज इक्वल टू सम सोर्स। एक स्ट्रिंग आपने बनाई, उसमें क्या वैल्यू रखती है, सम सोर्स, एंड देन स्ट्रिंग असाइन इज इक्वल टू सोर्स। असाइन की वैल्यू आपने क्या कर दी, यही सोर्स आपने इसमें पास कर दी। तो अब ये मेमोरी में क्या होगा, ये जो नेम है सोर्स एंड असाइन, ये मेमोरी में जाके स्टैक पे स्टोर होंगे, सोर्स एंड असाइंड, स्टैक मेमोरी जो डायनेमिक नहीं है। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक में। और जो रन टाइम होता है, जैसे एरे एंड न्यू के कीवर्ड के थ्रू, तो वो जो वैल्यू है वो रन टाइम पे स्टैक पे स्टोर होगी। जी, लिटरल मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये सोर्स एंड असाइंड, ये दोनों स्टैक पे स्टोर हैं, और ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है सम सोर्स, ये कहाँ जाके स्टोर है, इस हीप में। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स चेंज नहीं कर सकते आप। सो अगर मैं सम सोर्स असाइंड की वैल्यू चेंज कर दूं, आगे जाके मैं कह दूं असाइंड इज इक्वल टू हेलो, सो ये सम सोर्स डिलीट नहीं होगा, सम सोर्स अपनी जगह पे रहेगा, इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बन जाएगी जो कि जिसको असाइंड लिंक कर रहा होगा, दैट इज हेलो, लेकिन सम सोर्स अपनी ओरिजिनल